मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले में 19 साल से जेल में बंद 12 अभियुक्तों को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जल्द से जल्द रिहा करने का ऑर्डर जारी किया है। निचली अदालत ने 12 में से 5 लोगों को फांसी की सजा सुनाई थी और 7 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। और इस मामले की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव के कारण सभी के सभी 12 लोगों को जल्द से जल्द रिहा करने का ऑर्डर जारी किया है। जो 12 लोग जो 19 साल से जेल में बंद है उनका नाम मैं आपके सामने रखता हूं। मोहम्मद माजिद, नावेद हुसैन, तनवीर अंसारी, जमीर अहमद, सुहेल महमूद, आसिफ खान, मोहम्मद फैसल, एहतशाम, कुतुबुद्दीन सिद्दीकी, शेख मोहम्मद अली, मुजम्मिल अताउर, साजिद अंसारी, कमाल अंसारी की मौत 2021 में कोविड-19 की वजह से हो गई थी। अब आपको बताते हैं कि ये सारे के सारे 19 साल से जेल में बंद क्यों थे। आपको बता दें कि 11 जुलाई 2006 की शाम को मुंबई में अलग अलग जगहों पर ट्रेनों में बम धमाके हुए थे, जिसकी वजह से लगभग 190 लोगों की मौत हुई थी और 700 लोग घायल हो गए थे। और इसी कारणवश एटीएस ने कार्रवाई करते हुए 13 लोगों को गिरफ्तार किया था और 13 लोगों में से एक को 2015 में बरी कर दिया गया था सबूतों के ना मिलने के कारण। अब आपको हम पूरा मामला बताते हैं। ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। सितंबर 2015 में स्पेशल कोर्ट ने 2006 मुंबई ब्लास्ट मामले में 12 लोगों को दोषी ठहराया था। इनमें से 5 को मौत की सजा हुई थी और 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। क्योंकि निचली अदालत ने यह फैसला दिया था, तो ऐसे मामले में निचली अदालत अगर किसी को मौत की सजा सुनाती है तो फिर हाई कोर्ट से उस मौत की सजा को कंफर्म कराना होता है। मौत की सजा को कंफर्म कराने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट महाराष्ट्र सरकार पहुंची और उसी समय अभियुक्तों ने भी बॉम्बे हाई कोर्ट में सजा के खिलाफ अपील दायर की। बॉम्बे हाई कोर्ट ने केस पर सुनवाई का फैसला किया। जुलाई 2024 में याचिकाओं पर विस्तार से सुनवाई की गई। 6 महीने में लगभग 75 से ज्यादा बैठकें हुई, लगातार सुनवाई की गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से 92 और बचाव पक्ष की तरफ से 50 से ज्यादा गवाह शामिल हुए। 169 खंडों में सबूत पेश किए गए और 2000 पेज के मृत्यु दंड के फैसले की समीक्षा की गई। 21 जुलाई यानी कि कल को मुंबई हाईकोर्ट ने 5 प्रमुख आधार पर दोषियों को रिहा कर दिया है और निचली अदालत के फैसले को पलट दिया है। वो 5 क्या-क्या पॉइंट्स हैं हम आपके सामने रखते हैं। नंबर 1, आरोपियों से जबरदस्ती इकबालिया बयान लिए गए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह माना कि शारीरिक और मानसिक पीड़ा देकर के, यातनाएं देकर के जबरदस्ती इकबालिया बयान लिया गया है। यानी कि जो 11 लोगों ने जुर्म को कबूल किया था, बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो इकबालिया जो नोट है उसको पढ़ने के बाद ये पाया कि इसको ऐसा लगता है कि शारीरिक और मानसिक यातनाएं देकर के जुर्म को कबूल करवाया गया था। दूसरी बात, गवाह संदिग्ध हैं, भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि एक टैक्सी ड्राइवर ने दावा किया कि उसने आरोपियों को चर्च गेट स्टेशन तक छोड़ा, लेकिन उसकी गवाही हमले के 4 महीने के बाद दर्ज की गई थी और पहचान करने में गलती भी की थी। एक गवाह ने कहा कि उसने गोवंडी में बम बनाते देखा, लेकिन वो खुद पहले संदिग्ध था और 100 दिन तक वो बंदा चुप था, जो गवाह दिया। तीसरी बात, एक गवाह ने दावा किया कि उसने एहतशाम सिद्दीकी को ट्रेन की रैकी करते देखा, लेकिन उसने 4 साल के बाद बयान दिया, जिसकी पुष्टि नहीं की गई। या तीसरा पॉइंट जिसकी बुनियाद पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी के सभी 12 आरोपियों को रिहा कर दिया है। तीसरा पॉइंट है, विस्फोटकों का कोई ठोस सबूत नहीं दिया गया। एटीएस ने दावा किया था कि बमों में 20 किलो आरडीएक्स और अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ, जिसे गुजरात के कांडला पोर्ट से तस्करी कर लाया गया और गुवंडी में प्रेशर कुकर में तैयार किया गया। कोर्ट में विस्फोटकों की खरीद या ट्रांसपोर्टेशन का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं दिया गया। धमाके की जगह से कोई आरडीएक्स या प्रेशर कुकर बरामद नहीं हुआ। एटीएस ने यह भी साबित नहीं किया कि बमों में किस तरह का विस्फोटक था या वो कैसे बनाए गए थे। धमाके के लिए कोई बम, टाइमर या साजिश से जुड़ा कोई नक्शा नहीं मिला, कोई हथियार नहीं मिला, अन्य सामग्री नहीं मिली जो दोषियों को धमाके से जोड़ सके।
स्पॉट कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में पूरी तरह से नाकाम रहा कि बम धमाके में किस प्रकार के विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ। अभियोजन पक्ष की कहानी संदिग्ध है और अप्रमाणित है। नंबर 4, बम धमाकों के पीछे असली आतंकी संगठन का पता नहीं चल सका, क्योंकि एटीएस ने दावा किया था कि यह हमला लश्कर-ए-तैयबा ने किया था, जबकि 2008 में मुंबई क्राइम ब्रांच की तरफ से जब इसकी जांच पड़ताल हुई तो उन्होंने कहा कि इंडियन मुजाहिदीन की तरफ से ये हमला किया गया था। नंबर 5, संदेह से परे सिद्धांत साबित नहीं हुआ। भारत के कानून में अपराध को संदेह से परे साबित करना जरूरी है, यानी अगर कोई अपराध हुआ है तो उसका इतना ठोस और पुख्ता सबूत होना चाहिए कि अपराध के होने पर कोई शक ही ना रहे। हाईकोर्ट ने पाया कि एटीएस और अभियोजन पक्ष दोषियों को धमाके से जोड़ने में नाकाम रहा। साजिश, बम बनाना या विस्फोटकों के खरीद का कोई ठोस सबूत नहीं दे सके। एटीएस ने मकोका को लागू किया जो संगठित अपराध के लिए है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि यह साबित नहीं हुआ कि दोषी किसी संगठित अपराध सिंडिकेट का हिस्सा थे। कोर्ट ने यह कहा कि अभियोजन पक्ष का यह साबित करने में नाकाम रहा कि इन दोषियों ने अपराध किया है, इसीलिए इन्हें संदेह का फायदा दिया जाता है। और इसी वजह से बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी के सभी 12 के 12 जो अभियुक्त हैं उनको बाइज्जत बरी करने का ऑर्डर जारी किया। हालांकि 2015 में जो निचली अदालत ने 12 में से 5 लोगों को फांसी की सजा सुनाई थी और 7 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। अब यहां पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। नंबर 1 सवाल यह है कि एटीएस और महाराष्ट्र सरकार आखिर किस तरह की छानबीन की। हम जानते हैं कि जब यह मामला पेश आया होगा 2015 में, जब फैसला आया होगा तो एटीएस के बड़े बड़े अधिकारी ने खुशी मनाई होगी। कई लोगों को इस मामले के आधार पर बहुत सारा फायदा भी मिला होगा। महाराष्ट्र सरकार में कई सारी सरकारें बदली हैं, उन्होंने भी इसका फायदा उठाया होगा। लेकिन अब जब 19 साल के बाद जो लोग जेल में बंद थे उनकी रिहाई का ऑर्डर आया है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर जारी किया है, इस पर एटीएस पर भी सवाल उठते हैं, महाराष्ट्र सरकार पर भी सवाल उठते हैं कि क्या यह सिर्फ लोगों को गुमराह करने का एक तरीका था। दूसरा सवाल अदालत पर भी है कि अदालत में इतनी आखिर देरी क्यों होती है, फैसला आने में इतना लेट क्यों होता है। 19 साल किसी का बर्बाद हुआ, 19 साल के बाद यह फैसला आया कि इन लोगों का उस मामले से कोई लेना देना नहीं है या कोई ठोस सबूत नहीं है। तीसरा सवाल, 19 साल जो लोग जेल में बंद रहे उस 19 साल को कौन लौटाएगा, उनकी जिंदगी को कौन लौटाएगा, उनकी जिंदगी के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं। जिन लोगों ने गिरफ्तार किया, जिन लोगों ने उन लोगों पर आरोप लगाया, कितनी यातनाएं ये लोग सहे। तो क्या जिन्होंने गिरफ्तारी की यानी एटीएस हो या कोई भी अधिकारी हो, क्या उन लोगों पर केस होगा, कानूनी कार्रवाई होगी या बस इसी तरीके से जिंदगी चलती रहेगी। चौथा सवाल यह है कि लगभग 190 लोगों की मौत हुई थी, 700 लोग घायल हुए थे, उन लोगों को इंसाफ कब मिलेगा, आखिर क्या वजह रही। क्या सिर्फ इतनी देरी जो होती है इसके पीछे का एक कारण ये होता है कि बस हम भूल जाएं, क्योंकि हम भूलने में माहिर हैं। अभी महज कुछ ही दिन पहले लगभग 250 लोगों की मौत एरोप्लेन के क्रैश होने से हुई और लोग उसको भी भूल गए हैं, यानी कि हम भूलने में इतने माहिर हैं कि शायद यह भी एक तरीका होता है जो इतना लंबा खींचा जाता है, या फिर किसी और को गिरफ्तार करके उसे मुजरिम बना दिया जाता है, मार पीट करके, यातनाएं दे करके जुर्म को कबूल करवा लिया जाता है ताकि वाहवाही लूटी जाए और जो असली मुजरिम है वो बच जाए। आप किस पर है क्या राय, आप हमें कमेंट कीजिए। लेकिन हाँ, एक बात और आपको बता दें कि मुंबई जो ट्रेन ब्लास्ट हुआ था उस मामले में जब 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उस समय खूब हो हंगामा हुआ था क्योंकि सभी के सभी मुस्लिम थे और ऐसे में मीडिया ट्रायल खूब हुआ था। लेकिन अब जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी को सबूतों के अभाव के कारण बाइज्जत बरी करने का ऑर्डर जारी किया है तो मीडिया में बिल्कुल सन्नाटा है। क्या ये मीडिया चैनल्स अब माफी मांगेंगे? जिस तरीके से मीडिया ट्रायल किया गया था, जिस तरीके से एक समुदाय को बदनाम करने की कोशिश की गई थी, क्या अब ये मीडिया चैनल्स क्या माफी मांगेंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हो या हाई कोर्ट में हो या किसी और कोर्ट में हो, जब कोई मामला अंडर ट्रायल रहता है उससे पहले ही मीडिया चैनल पर मीडिया ट्रायल शुरू होता है और दोषी बना करके
लोगों के सामने पेश करने में वो जरा सी भी कसर नहीं छोड़ते। चाहे आर्यन खान का मामला हो, चाहे रिया चक्रवर्ती का मामला हो, हर मामले में मीडिया ट्रायल इतना जोर शोर से हुआ कि बाद में पता चला कि वो तो इस मामले में कुछ भी था ही नहीं। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।